जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का कष्ट करें। और आज आपके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बिंदु के साथ उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है, पूरा का पूरा देश बहुत ही स्तब्ध है, बहुत ही चिंतित है। जिस प्रकार की एक्टिविटी, जिस प्रकार का चुनाव का परिणाम आप सभी को, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश का देखने को मिला है अभी कल 10 मार्च को, और निश्चित तौर पर बेहद चिंतनीय और दुखद है। आपको बता दूं कि ये स्थिति आज की नई नहीं है। 2017 में भी ऐसी कंडीशन आई हुई थी और 2-4-10 दिन 15 दिन चहल पहल मची और मचने के उपरांत धीरे धीरे मामला जो है शांत हो गया। और पूरे 5 साल बीजेपी ने अपना सुशासन चलाया। अब बीजेपी के सुशासन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। पिछले 5 साल बीजेपी ने अपना सुशासन चलाया और अब 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बीजेपी ने फिर से बना लिया है। मीन्स 1-2 दिन में सरकार की भी घोषणा हो जाएगी, मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा और हम आप बैठे बैठे अपने और अपने में रमे हुए, अपनी और अपनी योजनाओं में लगे हुए, अपने अपने स्तर पे प्रयास में लगे हैं। और निश्चित तौर पर वह प्रयास निरर्थक जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब परिस्थितियां विपरीत हों, भविष्य में अंधकार दिख रहा हो, तो निश्चित तौर पर हम सबको विलाप करने के बजाय एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत है। सभी सम्मानित साथियों को पुनः जय भारत। और जो लोग लाइव आना चाहते हैं, कुछ लोग वेटिंग में हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा वेट कर लें और वेट करने के बाद हम निश्चित तौर पर आपसे जुड़ेंगे और आपके हर प्रश्न का उत्तर हम देंगे। साथियों, यह देश, भारत देश जिसको बोलते हैं, एक जमाने में सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया को बर्बाद करने वाले यही बीजेपी मानसिकता के लोग हैं। इतिहास के बारे में आपको बखूबी से पता है। हमारे ही देश और समाज के कुछ लोग सोए हुए हैं और जो जग रहे हैं वे भटके, अटके और लटके हैं। एक बात तो तय है कि सत्य की जीत होती है और हमेशा होती है, और निश्चित तौर पर होगी भी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है। तो उस वक्त की अगर मैं बात करूं, तो आज जो स्थिति है या 2017 में जो स्थिति है थी, अगर 2017 के बाद
हम लोगों ने प्रॉपर योजनाबद्ध तरीके से काम किया होता तो निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से नहीं आती। लेकिन बीजेपी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पूरी तरह सफल है और यह देश पूरी तरह हाईजैक हो चुका है। हाईजैक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बंदूक के बल पे, दबंगई के बल पे, षड्यंत्र के बल पे जोर और जबरदस्ती करके चुनाव जीता जा रहा है। यहां तक कि चुनाव आयोग बीजेपी की इस योजना को रोकने में पूरी तरह विफल है और लगातार बीजेपी का साथ दे रही है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाना ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं आपसे बताऊं कि बड़ी बड़ी पार्टियां देश के अंदर जो भी हैं, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, मतलब जो भी पार्टियां आजकल चर्चा में हैं या अपना विशेष रोल सोसाइटी में दिखा रही हैं और वर्चस्व कायम कर रही हैं, मैं आपको बता दूं कि आरपी मौर्य भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो या कोई भी सरकारी एजेंसी हो, सभी का खुले तौर पर विरोध करती है और हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार भी है अगर वह संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं तो। लेकिन वहीं पर ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये और इनके मुंह से कभी भी निष्कर्षपूर्ण बातें, निष्कर्षपूर्ण कंक्लूजन मीन्स स्टेटमेंट कभी निकल करके नहीं आते हैं। राजनीति आजकल बहुत गंदी हो गई है, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी हो और वो चाहे विपक्ष की पार्टी हो। सभी पार्टियां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जनता को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में उनका फाउंडेशन नहीं बन पाता है और लक बाई चांस कभी कोई कहीं से जीत जाता है, कभी कोई कहीं से जीत जाता है और अपनी जो महत्वाकांक्षा है, अपनी जो इच्छा है, वो थोड़ा बहुत पूरी कर लेने में सफल भी हो जाता है और इसमें वे अपनी सफलता भी समझते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं और लगातार लाइव डिबेट के माध्यम से आपको यह बात स्पष्ट करता रहता हूं कि इस देश में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां आरएसएस के इशारे पर काम कर रही हैं और एक दूसरे को जिताकर, हराकर जनता के बीच में ये विश्वास कायम करने का प्रयास करती हैं कि हम लोग निष्पक्षता से इलेक्शन जीत रहे हैं, हमें पूर्ण बहुमत, पूर्ण जनादेश मिला हुआ है और इसको लीपापोती करने में बीजेपी पूरी तरह सक्षम है। उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, पंजाब में बीजेपी हार गई है और आम आदमी पार्टी जीत गई है। कुछ लोगों का यह सोचना है, जिनको राजनीति से मतलब नहीं है, जो सिर्फ अपने बीवी और बच्चों तक सीमित हैं, उनको ये समझ में आता है कि अगर
ईवीएम खराब होती या ईवीएम में कोई घपला होता या बीजेपी किसी प्रकार से षड्यंत्र करती तो निश्चित तौर पर आम आदमी की सरकार पंजाब में नहीं बनती। आपको स्पष्ट बताएं कि ममता बनर्जी को ले लीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रही हैं। अगर हम जातीय विश्लेषण पर आते हैं तो ममता बनर्जी सवर्ण कैटेगरी से हैं, केजरीवाल सवर्ण कैटेगरी में आते हैं और कांग्रेस तो उसकी धरोहर है ही है। सवर्ण कैटेगरी की कौन सी मतलब जितनी भी पार्टियां हैं वे अगर निष्पक्षता से काम करने के लिए उतरेंगी भी बाई चांस तो उनको अपने कटघरे में आरएसएस वाले बंद कर लेते हैं और अन्यथा अगर आरएसएस वाले के कटघरे में आने के बाद उनको पूरी तरह खुली छूट होती है। गोवा में आपने सुना होगा ममता बनर्जी की अप्रॉक्सीमेटली 2 सीट निकली है और इधर पंजाब में केजरीवाल की बहुमत है। बाकी 3-4 राज्यों में मणिपुर है, उत्तराखंड है और गोवा उत्तर प्रदेश आप देख ही रहे हैं। यहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अब आपको सोचने और समझने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि इस देश में चल क्या रहा है। बीजेपी के काम और उनके मंसूबे से हर व्यक्ति वाकिफ है, जानता है कि बीजेपी आरएसएस इस देश में सॉफ्ट आतंकवादी संगठन है। सॉफ्ट आतंकवादी संगठन का मतलब ये कि पूरी तरह देश को खोखला कर रहे हैं, अंदर ही अंदर देश को पूरी तरह खोखला कर रहे हैं और इसका आकलन आम जनता को समझ में नहीं आता है। और वहीं पर जो नेता आपके देश में आपके समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं सिर्फ मौर्य समाज की बात नहीं करूंगा, तमाम समाज की बात मैं करूंगा, हर जाति बिरादरी की बात मैं करूंगा। जितने भी नेता हैं उनको स्वतंत्र राजनीति मतलब स्वतंत्र नेतृत्व पर, ईमानदारी से काम करने पर विश्वास नहीं है। वो नेता आजकल जो बनने आ रहे हैं वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद नेता बनेंगे, खुद विधायक बनेंगे, अपनी झोली भरेंगे, अपना घर भरेंगे। जब आप नीतिगत बात करोगे, स्वतंत्रता की बात करोगे, एकता की बात करोगे तो वह ये नेता आपसे 20 कदम दूर होकर के खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं अखिलेश यादव को लेता हूं। अखिलेश यादव को मैं आपको बता दूं कि 1 मैन पार्टी और 1 मैन आर्मी है। पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अखिलेश यादव मजबूरी में नेता बने हैं। उनका एक स्टेटमेंट रहा है, उनका कहना है कि हमारी खेती ही राजनीति है और हमारा जन्म भी राजनीति में ही हुआ है, तो राजनीति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आम जनता अपने बेटे को न नेता बनाना चाहती है और न हक और अधिकार मांगना चाहती है। एक व्यक्ति की पार्टी, एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ी है। अब आप सोचिए, जो लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या जिन यादव भाइयों को इतना गुरूर होता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो समाजवादी की पार्टी की सरकार नहीं, मैं आपको बता दूं कि यह केवल अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी अखिलेश यादव की सरकार को आपने देख लिया है और आगे क्या देखते इसका भी आकलन आपको हो जाना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश में विकल्प लोग बनाने से पीछे हटते हैं, नए विकल्प को मौका देने से पीछे हटते हैं। वही
कहते हैं ढाक के 3 पात, अंधों में काना राजा चुनने का प्रयास करते हैं। और अखिलेश यादव एक व्यक्ति की पार्टी हो करके पूरे उत्तर प्रदेश में शासन चलाए, यह कैसे बर्दाश्त आप कर लेते हैं, कैसे संभव हो पाता है, सोचना आपके लिए ये बहुत निंदनीय और चिंतनीय विषय है। और जब एक व्यक्ति का मालिकाना हक होता है, मैं आपको बता दूं किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में, तो वह संगठन और पार्टी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, उसका भविष्य कुछ नहीं होता है, रेड़ की पेड़ की तरह होता है। 6 महीने की बहार होती है और 6 महीने की बहार के बाद उसका नस्तना नाबूद होना तय है। दूसरी बात ये कि उस पार्टी में न थिंकर हैं, न राइटर हैं, और न कोई मिशन है और न कोई उद्देश्य है, तो पतन तो निश्चित है। लेकिन जो भी राजनीति हो रही है वो सामाजिक बदलाव के लिए नहीं, क्रांतिकारी बदलाव के लिए नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ यादव जी का घर और परिवार पेट पालने के लिए हो रहा है। तो ऐसी पार्टी में जो लोग समर्थन करते हैं, ऐसी पार्टी के साथ जो लोग नेता लगते हैं, वे नेता मूर्खों की कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण के लिए आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी मायावती जी की पार्टी में रह करके धक्का बहुत बुरी तरीके से खाए, अभी भी उनको समझ में नहीं आया तो बीजेपी में जाके धक्का खाए। बीजेपी में भी धक्का खाने के बाद समाजवादी पार्टी में चले गए। बेटी भारतीय जनता पार्टी में सांसद है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में जाकर के बीजेपी को टक्कर देने का चैलेंज ले रहे हैं। अब सोचिए राजनीति कितनी घटिया हो चुकी है। राजनीति में किसी का कोई मिशन और उद्देश्य, कोई सिद्धांत नहीं है, एन केन प्रकारेण हमें विधायक बनना है। और वोट देने वाली जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। आखिर कुल मिलाकर के चोर और चोर सब मौसेरे ही भाई हैं, तो हमें वोट किसे करना है। मेरा कहने का मतलब साथियों, विकल्प नहीं है इस देश के अंदर। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो बुरी हार हुई है, उस हार के लिए विशेष तौर से मौर्य समाज बहुत चिंतित है। आपके ही समाज में या समाज के जो लोग हैं, वे ऐसे लोगों को नेता मान करके बैठे हुए हैं, जिस नेता को चलने की डायरेक्शन नहीं पता है, जिस नेता को दिशा नहीं पता है, जिस नेता को सही और गलत की पहचान नहीं है, लोग उसको नेता मान के बैठे हैं। तो बीजेपी का जीतना तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। इधर आ जाइए, आपके माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को ले लीजिए। ये समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी में धक्का खाए, उसके बाद इनको थोड़ा बहुत होश आया, इन्होंने पार्टी बना ली। तो जैसे अखिलेश यादव की पार्टी एक व्यक्ति के नाम पर है, कंपनी की तरह, ठीक वैसे आपके ही समाज के नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने भी कंपनी की तरह एक पार्टी बना ली और बोले कि मैं मौर्य समाज का सहारा बनूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और बनना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप 15, 16, 17, 18 साल से देख रहे होंगे, बाबू सिंह कुशवाहा जी अभी एक सीट भी नहीं निकाल पाए। और मैं भविष्य में दावा करता हूं, अगर इसी तरीके से घमंड एटीट्यूड मेंटेन रहा तो भविष्य में भी एक सीट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक 2022 इलेक्शन के पहले हमने कहा चलो थोड़ी बहुत आलोचना चलती रहती है और बैठ लेते हैं, समस्या का समाधान निकल जाएगा। बाबूजी के पास में बैठा, 4-5 लोगों के साथ में गया। बाबूजी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो हे बाबू सिंह कुशवाहा जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप जो चाह रहे थे वो आपने पूरा कर लिया। आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना था, आज 2022 में वो आपका मिशन पूरा हुआ। हमने बाबूजी से कहा कि आपके मौर्य समाज में तमाम संगठन लगे हुए हैं, तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, अगर इनको एक कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मौर्य समाज का कोई ना कोई कद्दावर नेता बन जाएगा। और आप मुख्यमंत्री के रेस में आप आइए
और हम लोग एड़ी चोटी लगा करके एक करके समाज को एक करने का प्रयास करेंगे। बाबूजी ने कहा साफ साफ शब्दों में, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जो मौर्य समाज के नेता आएंगे वे हमारी पार्टी में विलय हो जाएंगे। तो हमने ये पूछा बाबूजी से कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी में हम तो विलय हो जाएंगे, लेकिन हमारा क्या अधिकार रहेगा? आपकी पार्टी का क्या नीति है, क्या नियम है, क्या कानून है? बाबू सिंह कुशवाहा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, हमारी पार्टी का ना कोई नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है। जो मैं कहता हूं वही नीति है, वही नियम है, वही कानून है। अगर आप मानते हो तो जन अधिकार पार्टी में जुड़ जाइए और बाबू सिंह की सेवा में लग जाइए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरपी मौर्य और समाज के हर व्यक्ति को किसी नेता की सेवा में लगने की जरूरत नहीं है। लगने की अगर जरूरत है तो समाज की सेवा में, और समाज की सेवा में वहां लगने की जरूरत है जहां पे उसको पूर्णतया खुली छूट मिले, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, सारे के सारे दरवाजे खुले हो। तो बाबू सिंह कुशवाहा ने अंत में ये बात बोले कि मैं आपको बताऊं आरपी मौर्य जी कि हम रोड बनाने नहीं आए हैं, हम लालटेन और टार्च लेकर के चल रहे हैं, और जहां हमें रोड दिखाई देगा हम उसी रोड पर चले जाएंगे। इस बात को लेकर मैंने कई बार जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम अन्य बुद्धिजीवियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप समझते ही कि समझाया उसे जा सकता है जिसके पास दिमाग और बुद्धि हो। बुद्धिहीन प्राणियों को समझाना भी मूर्खता ही है। हमने कहा चलो ठीक है, अभी भी स्थिति आप नहीं समझ रहे हैं या नहीं परख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, जिस नेता को भविष्य का आकलन ना हो, चाणक्य की तरह, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, वह नेता हो ही नहीं सकता है। तो बाबू सिंह कुशवाहा के लिए हमने पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। आपको मैं बताऊं, अंदर की बात बताऊं, कि कोरोना काल में हम लोगों की तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पाई थी जैसे होनी चाहिए थी। हमने कहा चलो ठीक है, नेता नहीं मान रहे हैं तो मैदान खाली कर दीजिए। लोग भी इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो हमने कहा बाबूजी आप बना लीजिए सरकार, लेकिन हम देख रहे हैं साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले उछल कूद मची हुई है। अपने पैसे लेकर के हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, और वो भी हवाई फ्लाइंग हो रही है। बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सत्यता बता रहा हूं। जो भी भाई लोग जुड़े होंगे अन्यथा ना लेंगे, क्योंकि जो दर्द आपको है वही दर्द आज मुझे भी है, इसलिए ये बात हम बता रहे हैं। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने घूमा, भागीदारी संकल्प मोर्चा से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जितने लोग जुड़े थे सबको छोड़ दिया। किस लिए? घमंड और एटीट्यूड की वजह से। उसके बाद बामन मेश्राम को लिए और एक मुस्लिम AIM वाला पार्टी मीन्स ओवैसी को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराने लगे। सपा में भी इन्होंने प्रयास किया जाने का, बीजेपी में भी जाने का प्रयास किया, लेकिन मौका नहीं मिला, नहीं तो चौका मार दिए होते। अब आप सोचिए, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, मौर्य समाज की उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कम से कम 30% है। अगर मौर्य समाज खुद स्टैंड करे तो निश्चित तौर पर किसी के सहारे नहीं, वो खुद सरकार बना सकती है और दूसरों का भी सहारा बन सकती है। अर्थात दूसरे जो दबे कुचले या माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी स्टैंड कर सकती है। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि मौर्य समाज में जितने भी नेता हैं, उन नेताओं के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो खुद का झंडा, खुद का डंडा खुद उठा सकें और समाज को उस लेवल पर तैयार कर सकें कि समाज अब खुद स्टैंड करेगा और लड़ेगा। इधर केशव प्रसाद मौर्य जी की कहानी आपको पता है। केशव प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से हार चुके हैं अपनी विधानसभा से।
केशव प्रसाद मौर्य मतलब आप बीजेपी के बाहर रहोगे तो भी मारेगा और बीजेपी के अंदर रहोगे तो भी मारेगा। मतलब आपका नेतृत्व तो उभरने नहीं देगा। बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके समाज का वोट लेना है और आपको अंदर और बाहर से बुरी तरह चोट देना है, आपकी समस्या का समाधान करना नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य अगर सिराथू विधानसभा से इस बार जीत जाते तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में होते, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। अब वो एक मंत्री के रेस में आ गए हैं और या तो किसी पार्टी किसी पर्टिकुलर प्रदेश के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन करके सेवा देंगे। उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य दांत निकाल करके बड़ी खुशी ये जाहिर कर रहे हैं कि हमारी जीत हार से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी जीत गई है और ये हमारी ही जीत है। भारतीय जनता पार्टी जब स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं हो रही है, संघमित्रा मौर्य की नहीं हो रही है या बाबू सिंह कुशवाहा की नहीं हो रही है, किसी अन्य मौर्य की नहीं हो रही है, तो बहुत सोचने और समझने की जरूरत है कि केशव प्रसाद मौर्य की कैसे होगी। और जो लोग समाज में इनसे उम्मीद रखते हैं उनको मैं दर मूर्ख कहूंगा। इससे बड़ा शब्द हमारे पास और कुछ नहीं है, ना वो बोलना चाहूंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सही मार्गदर्शन में सही डायरेक्शन में समाज को आने की जरूरत है और समाज नेता खुद बनाए, खुद पैदा करे, तब समाज की समस्याओं का समाधान होगा। इन नेताओं के चक्कर में आगे पीछे लगने से कोई फायदा नहीं है। एकदम मैं लिख करके आपको दे रहा हूं, भविष्य भी देख रहा हूं। इधर आ जाइए। एक नेता और बचे हैं जो कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि कहीं एक सीट निकाल लें, लेकिन वो सीट नहीं निकाल पाए। नाम आप जानते होंगे, केशव देव मौर्य। केशव देव मौर्य अखिलेश यादव महान दल ने ठाना है और सपा सरकार बनाना है। केशव प्रसाद मौर्य, कहां गया आपका वो सपा सरकार, कहां गया आपका वो कमेंट? और कौन सी रणनीति थी जिस रणनीति के आधार पर आप जीत रहे थे? और भविष्य में मैं बता दूं कि बदायूं वालों को आपने बहुत बेवकूफ बनाया है और अन्य किसी जिले में आपका कोई बोलबाला नहीं है और जहां से भी आपने लड़ा वहां से भी बुरी तरीके से हारे हैं। आप एक और दो सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, जमीनी लेवल पर काम नहीं कर पा रहे हैं। और जब बात आती है नेतृत्व की, नेता बनाने की, विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो वही सपा, वही बीजेपी, वही कांग्रेस, वही जो है अन्य पार्टियां जो सवर्णों की हैं, वहीं में घूम घूम कर आप नाच कूद रहे हो और समाज को बेवकूफ बना रहे हो। साथियों, मुझे इतना दर्द किस बात का है आप जानते हैं? 2018 में लखनऊ में मैंने एकीकरण का कार्यक्रम किया था। अब सभी को पता है, पूरा भारत जानता हो नहीं जानता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर जागरूक प्राणी को पता है कि आरपी मौर्य ने लखनऊ में एकीकरण का कार्यक्रम किया था। 2018 का मतलब समझ रहे हैं ना, आज के 4 साल पहले। और अभी 9 जून आने वाली वो डेट और तारीख मुझे याद है। कितना मैंने परिश्रम किया था, हमारे साथियों ने कितना परिश्रम किया था, कितना समझाने का प्रयास हमने किया था। एक एक पॉइंट, एक एक डेट और तारीख, समय सब याद है। लेकिन यही मौर्य समाज के नेताओं ने एक होने के नाम पर, इनकी नानी मर गई। मेरे शब्दों में कड़वाहट जरूर होती है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन बात यह सत्य है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूं, जागरूक भी हूं, लेकिन समाज और सोसाइटी जब कहीं टीवी चैनल पे आप नहीं आओगे, क्राइम मीडिया के शिकार नहीं होंगे या बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर लेकर नहीं उड़ोगे, तो समाज का ये जो मेंटालिटी होती है, विशेष तौर से नेताओं की मेंटालिटी होती है कि विचारों की महानता नहीं होती है। अगर आपको कोई अच्छा विचार रखना है तो उसके लिए बड़ी कुर्सी पर आपको बैठना पड़ेगा। छोटे विचारों से आपको कोई प्रेफरेंस नहीं देने वाला है, कोई आपके बात पर खड़ा नहीं उतरने वाला, ना चलने वाला है। आप भी ट्राई कर लीजिए। अगर एक आप आम नागरिक हैं तो किसी नेता से बात करके आप देखिए, उनको समझा करके देखिए, तो मैं आपको बताऊं कि वो नेता आपका बाप बनने का प्रयास करेंगे। और कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े बाप हैं, वो आज 2022 में आपको देखने को मिल गया है।
तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि कंक्लूजन कुछ भी नहीं है। फिर से बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश हार गया है, पूरा का पूरा देश का लोकतंत्र हार गया है, पूरा हमारा संविधान हार गया है, और विशेष तौर से मौर्य समाज की बहुत बुरी हार हुई है। और इस हार के पीछे समाज भी जिम्मेदार है और नेता भी बराबर के जिम्मेदार हैं। और आज मैं इस लाइव के माध्यम से अगला चुनाव 2027 में होगा, 22 और 5 27 होगा। समय पता है, फिर वही बीजेपी रहेगी, वही फिर बीजेपी लड़ेगी, फिर ईवीएम की चोरी होगी, फिर बदमाशी होगी, फिर गुंडागर्दी होगी। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है वो आपको अभी से निकालने की जरूरत है। इस पर आप जरूर विचार करिए। और मैं आपको बता दूं कि जब तक नेता आपके समाज के जितने भी हैं वह एक नहीं होंगे, सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि आप नेताओं को छोड़ दीजिए, सही मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। हम कल भी आपके नेताओं के पक्ष में थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हम हमेशा उन्हीं नेताओं का सपोर्ट करते हैं जो वास्तविक लड़ाई की बात करते हैं और वास्तविक मार्ग पर चलते हैं। दलाल टाइप के नेता, कुविचार टाइप के नेता, भ्रष्ट नेता और भटके हुए नेताओं को हम कभी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। समाज के लोग ये सोचेंगे कि नहीं, आरपी मौर्य अपने समाज के नेताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। ये कुछ लोगों का स्टेटमेंट होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपका बेटा नालायकी करे, आपका बेटा आपका घर बिगाड़ने का प्रयास करे, आपके बेटों की मूर्खता की वजह से आपका पतन हो रहा हो, तब आप क्या करेंगे? बेटे को गले लगाएंगे या बेटे का तिरस्कार करेंगे? सम्राट अशोक को याद करिए। सम्राट अशोक के जो भाई थे सुसीम, वो भी उन्हीं के भाई थे, वो भी आपके ही समाज के थे। जिसको आप समाज चिल्लाते हो रहा, मौर्य के नाम पर समाज नहीं बनता है, विचारों के नाम पर समाज बनता है। और जब विचार एक होते हैं, मिशन एक होते हैं, उद्देश्य एक होते हैं, मार्ग सत्य का होता है, तब उसको हम समाज की बात करते हैं। और समाज की परिभाषा में वो चीजें आती हैं जिसमें समानता हो। अब एक दलाल और एक ईमानदार में कौन सी समानता है? वो चाहे मौर्य ही दोनों भाई क्यों ना हो। इसी बात को लेकर के सम्राट अशोक महान ने अपने भाई की हत्या की थी। क्यों किया था? अब आप सोचिए जरा, अगर मैं समाज विद्रोही हूं या समाज द्रोही कह लो मुझे, तो सम्राट अशोक भी समाज द्रोही थे जिन्होंने अपने भाई की हत्या की। तो मैं सम्राट अशोक को बहुत फॉलो करता हूं, दिलो जान से फॉलो करता हूं, उनके नीतियों पे चलता हूं। बीआरपी की पूरी नीतियां उन्हीं के कंसेप्ट पे बनी हुई हैं। उनका मतलब है करो और या मरो। जो वास्तविक रास्ते से भटकता है उसे तुम भटका दो या अपने रास्ते से हटा दो। इसलिए समाज से निवेदन यह है कि आप धर्म के मार्ग पर आइए। सम्राट अशोक ने धर्म का पालन किया था। जब किसी व्यक्ति को समझाओ और उसको ना समझ में आए तो उसे ब्रह्मदंड दे देना चाहिए। और मैं इनको ब्रह्मदंड दे चुका हूं। मैं इनके बारे में बोलना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारा समाज उसी में उलझा रहता है, इसलिए बार बार मुझे बोलना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ उनकी जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य है। और अगर ये नेता अभी भी समझ जाएं तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी मौर्य समाज के लिए। दूसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ मौर्य समाज का नेतृत्व तो नहीं कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश का नेतृत्व कर रही है। देश में हर जाति वर्ग का बराबर का नेतृत्व कर रही है। तो और आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अब आप बोलोगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सख्त खिलाफ हूं, उनकी नीतियों के सख्त खिलाफ हूं। उनकी नीतियां हैं भारत देश के जो वास्तविक राजधर्म है, मीन्स सम्राट अशोक का चिन्ह, भारतीय संविधान और आपका तिरंगा झंडा, इसको मिटाना है और हमारा उद्देश्य इसको बचाना है। तो हम बिल्कुल अपोजिट हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो चीज सच है उसको स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है,
लेकिन उस लोकतंत्र में केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लोग हैं। एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के लिए अगर जगह है तो केवल झोला उठाने को के लिए है, केवल उनको माला फूल पहना करके उनके समाज का वोट लेने का है। इससे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी की भारतीय जनता पार्टी में कोई औकात नहीं है, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। और जो नेता इतना जानते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं, उनको हम दलालों की कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए विशेष तौर से अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी नहीं है। इसको जितनी जल्दी हो जाए आप छोड़ दीजिए, उतना ही भला आपका और आपके समाज का होगा। अब बात बीआरपी की मैं करूं तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक विशाल आयाम के साथ आपके बीच में खड़ी है। समय अभी है और मैं मानता हूं कि कोई पार्टी, कोई नेता तब उभरता है जब उसके साथ समाज लगता है, जब उसके साथ छोटे छोटे लोग लगते हैं। बड़े बड़े लोग नहीं, छोटे छोटे लोग, क्योंकि बड़े लोग जब आएंगे तो बिजनेस करने के फिराक में आएंगे। वो 1 करोड़ रुपए देकर टिकट खरीदना चाहेंगे और पैसे बांटकर विधायक बनना चाहेंगे। ऐसी पार्टी हमें नहीं बनानी है। पार्टी हमारा मतलब है कि आपके दिलों और दिमाग में निवास करने वाली पार्टी होनी चाहिए और भविष्य में आपको पूरा का पूरा अधिकार और सम्मान दे सके और सबसे पहले तो अपनी पार्टी में लोकतंत्र को स्थापित कर सके। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी भारत देश के सभी नागरिकों को, सभी धर्म जातियों को, सभी संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का काम कर रही है। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि एक अध्यक्ष बनने का प्रावधान नहीं है। एक अध्यक्ष बनने का प्रावधान नहीं है। हर जाति बिरादरी को अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है। क्या आप बनना चाहेंगे? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका नेता, आपकी बिरादरी का नेता भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में नहीं दिख रहा है तो आप तुरंत आर्गूमेंट कर सकते हैं और अपना नेता ढूंढ सकते हैं और आरपी मौर्य के बगल में नहीं, आरपी मौर्य के सर पे बैठ करके आप अपना नेतृत्व कर सकते हैं। तो साथियों, हमारा उद्देश्य राष्ट्र को बनाना है, राष्ट्र को बेचना तोड़ना नहीं है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम नहीं करना है। हमारा सिद्धांत है यूनाइट एंड रूल की पॉलिसी पर काम करना, हर व्यक्ति को सुखी और संपन्न बनाना। तो हमारी लड़ाई डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से है और भविष्य में ये बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है। बस आप सभी का साथ और सानिध्य बराबर मिले और निश्चित तौर पर नेता बनाने की ये फैक्ट्री है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। एक नेता नहीं, हजारों लाखों नेता पैदा हो जाएंगे और तभी भारतीय जनता पार्टी का पतन हो सकता है। अन्यथा आप ऐसे मदारी की तरह खेल आप देखते रहिए और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मीडिया इतनी शातिर है कि जब तक चुनाव हो रहा था तब तक चुप बैठी थी, अपने तरीके से काम में लगी थी। उसके बाद जैसे चुनाव हो गया तुरंत जो है एग्जिट पोल जारी कर दी। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ईवीएम मशीन पूरी तरह काम कर रही है और जितनी सोच इलेक्शन की आपकी है उससे 10 गुना षड्यंत्र के तहत रात दिन बीजेपी लग करके, चुनाव आयोग लग करके और आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि जितने अधिकारी नियुक्त किए गए, जितने रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के निर्देशन में नियुक्त किए गए हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा निखर करके सामने आया था कि पर्चा खारिज करने का प्रावधान। हमारे सामने पेपर हमारे लैपटॉप में चल रहा है, खुला हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो मैं देख रहा हूं, यहां पे 403 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं 273 सीट और बसपा समाजवादी पार्टी को मिले हैं 125 सीट और वहीं पर जो है कांग्रेस को 2 सीट मिली है, बसपा को 1 सीट मिली है, अन्य को 2 सीट है। मतलब समझ रहे ना, इस देश के अंदर बीजेपी है, इस देश के अंदर समाजवादी पार्टी है, इस देश के अंदर कांग्रेस है, इस देश के अंदर बसपा है और 2 अन्य लोग हैं। बाकी सब इस देश में मर गए हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में बाकी मर गए हैं। बिलसी विधानसभा की मैं बात करूं, 11 पर्चे खारिज हुए हैं
अन्य सभी जो है सीटों का आकलन हमने कर लिया। अप्रोक्सीमेटली हर सीट पे 11 से 12 15 पर्चे जो है खारिज हुए हैं। क्यों? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या बनती है? कोई 5 साल पहले से तैयारी अगर कर रहा है, 2 मिनट के अंदर आप उसका पर्चा खारिज कर दे रहे हो, क्या मतलब है? आपके पर्चे में ऐसी कौन सी फिलॉसफी भरनी है जो हम लोग भर नहीं पा रहे हैं? लेकिन नहीं, जहां पर डर होता है वहां पर ये अपने तरीके से पेश आते हैं, षड्यंत्र के तहत फंसाते हैं। उदाहरण के लिए बिलसी विधानसभा को ले लीजिए। बिलसी विधानसभा में मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे 400 ग्राम सभाएं हैं और बहन शिल्पी साक्या को जिताने के लिए, बिलसी वासियों को जिताने के लिए, सदियों से उनकी इस गुलामी से निकालने के लिए हम लोगों ने पूरे बिलसी विधानसभा में 350 गांवों में रात में दिन में 2 घंटे 3 घंटे का कैडर दे चुके और पूरे बिलसी विधानसभा के लोग जागरूक हो गए। चारों तरफ बीआरपी बीआरपी बीआरपी, बहन शिल्पी साक्या, बहन शिल्पी साक्या का नाम था। अब रीडर में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना चारों आंखें खोल करके वो ये देखती रहती कहां पर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। इन सबको पता था कि अगर बहन शिल्पी साक्या वहां पर रही तो निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि बिलसी विधानसभा में किसी की दाल नहीं गलने वाली थी। और इसी को पूरी तरह फायदा उठाने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट को हैक किया। वेबसाइट पे काम नहीं चल रहा है, परमिशन नहीं मिल रही है, हमारा 10 दिन बेकार जा रहा है। और उधर पुलिस वाले और जो वहां पर बैठा रिटर्निंग ऑफिसर है वो अपनी दबंगई दिखाने में लगे हुए हैं। अन्य तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो अपनी पूंछ को अपने जो है पेट में घुसाए चुप्पी मार करके बैठे हैं, कोई विरोध करने को तैयार नहीं है। क्यों विरोध नहीं करेगा? सबसे पहले तो बड़े नेता हैं, लखनऊ में बैठे हैं, जिस पार्टी से भी होंगे वो बिना परमिशन के बोल नहीं सकते हैं। बिलसी विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद वहां पे बैठा था और इस प्रकार के आतंक को, इस प्रकार के शोषण को बर्दाश्त कैसे करता? हमने कहा या तो परमिशन हमें दीजिए या तो हमें रिलैक्सेशन दीजिए। तो ना वो रिलैक्सेशन देने को तैयार हैं और ना परमिशन देने को तैयार हैं। षड्यंत्र के तहत हम लोगों को फंसाया गया और जेल के सलाखों के पीछे ले जाया गया और उसके बाद पर्चा भी खारिज कर दिया गया। संभवतः हम लोग जेल के बाहर होते तो रिटर्निंग ऑफिसर की औकात भी नहीं थी कि पर्चा वो खारिज कर पाता। लेकिन अब जो हादसा हुआ उस हादसे से हमें और आपको भी सबक लेने की जरूरत है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये चाहती है यहां से आम नागरिक या तो गुलाम बनकर रहें या तो यह देश छोड़ करके चले जाएं। भविष्य में ये आरपी मौर्य की बात नहीं है, ये भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, ये आपकी भी बात है। भविष्य में आप कभी नेता बन पाएंगे यह सोचना बहुत ही बड़ा कठिन काम है। और अगर आप बुद्धिमान प्राणी हैं तो चिंतन और मंथन करिए और निश्चित तौर पर इसका सलूशन भी आपको मिलेगा। अब चुनाव आयोग की मैं बात करूं, चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र है तो मैं आपको बता दूं दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो दुनिया के किसी भी कोने में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है, लेकिन भारत देश में ईवीएम मशीन से चुनाव होता है। ईवीएम के अंदर प्रोग्रामिंग सेट होती है, ईवीएम के अंदर आप बटन दबाओगे हाथी का तो कमल का फूल भी दिखाई दे सकता है। रातों रात जो है उसके अंदर घोटालेबाजी हो सकती है, हैकिंग हो सकती है, पहले से भी घोटाले हो सकते हैं। लोगों को यह नहीं पता होता है कि ईवीएम क्या होती है। वो बटन जब दबा करके आते तो उनको लगता है कि हमने वोट दे दिया है, लेकिन वोट देते तो कहीं और तो जाता कहीं और है। यह अविश्वास लगातार देश की जनता उठा रही है, लेकिन चुनाव आयोग के कान में जू नहीं रेंग रहा है। चुनाव आयोग कभी इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं खड़ा है। बस ये बोलेगा कि नहीं ईवीएम मशीन सही है, और जब कहीं पर आंदोलन होगा, कहीं कुछ भी होगा तो क्या करेगा? उसी रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करेगा, उसी डीएम को फोन करेगा जो आरएसएस के एजेंडे को लेकर के बैठे हुए हैं, और उन्हीं से मीडिया में ये कहलवा देगा कि नहीं नहीं यहां सब नॉर्मल है, हम तो ईवीएम मशीन को उठा करके जो है पूजा करने के लिए ले जा रहे थे,
हम ईवीएम मशीन की ट्रेनिंग करने के लिए ले जा रहे थे, मतलब उल्टी सीधी बयानबाजी करके और उस मामले को दबाने का प्रयास किया गया। और भारतीय जनता पार्टी कभी ईवीएम मशीन पर नहीं बोलती। आप देखिए एक भी वीडियो, एक भी स्टेटमेंट ईवीएम पर नहीं आता है। तो साथियों, सबसे पहला टारगेट तो आपका ईवीएम होना चाहिए कि ईवीएम मशीन से चुनाव ना हो, और अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होता रहेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आप भविष्य में गुलाम होने की कैटेगरी में हैं और गुलाम हो जाएंगे। और अगर इसे रोकना है, देश को आजाद करना है, तो निश्चित तौर पर क्रांतिकारी आंदोलन का होना बहुत जरूरी है और खुल करके हमें और आपको विरोध करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें तो बड़े बड़े पार्टियों की है जो अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में रखे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग चुनाव के दौरान सिर्फ फड़फड़ाते हैं, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब चुनाव खत्म हो गया है, ना मायावती के मुंह से आवाज निकलेगा, ना अखिलेश यादव के मुंह से आवाज निकलेगा, ना बाबू सिंह कुशवाहा के मुंह से आवाज किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। 5 साल जो है इधर उधर करेंगे और जब नजदीक आएगा तो फिर कहेंगे हमें वोट दे दो, वोट दे दो। बस मतलब आपका समय और आपकी भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़। साथियों, मैं आपको ये दावा करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जहां से भी चुनाव लड़ेगी, आर पार की लड़ाई होगी और उसमें कहीं पर भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे हमें इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध ही क्यों ना क्रिएट करना पड़े, और उसके लिए हम पूर्णतया तैयार हैं। बिलसी विधानसभा में हम लोग आर पार इसलिए नहीं कर पाए, उसका मेन कारण था कि आरपी मौर्य एक पर्टिकुलर जो है पुलिस स्टेशन की रेंज में था। आरपी मौर्य एक अध्यक्ष की तरह नहीं, एक कार्यकर्ता की तरह वहां पर काम कर रहे थे और पूरे के पूरे हमारे निर्देशन में ही काम हो रहा था। लेकिन ये पहला चांस था जब इन्होंने षड्यंत्र का फायदा उठाया, और निश्चित तौर पर हम जितने भी भविष्य में षड्यंत्र इनके होंगे उसको हम निष्क्रिय करने की क्षमता रखते हैं। बस आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि भटकना और इधर उधर लटकना बंद कर दीजिए। अगर आप बीआरपी के सदस्य हैं, बीआरपी से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हर स्तर पर आपके संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की है। और जितने भी समाज के नेता जिनको आप नेता समझते हो, जो बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, सपा में हैं, बसपा में हैं, मैं आपको बता दूं ये उनकी पार्टी नहीं है, ये उन पार्टियों में दलाली कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को प्रमोट करो कि वे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करें, अगर वे काबिल हैं और कुछ करना चाहते हैं तो। निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में उनका सम्मान और अधिकार पूर्णतया सुरक्षित मिलेगा, ये हमारा संविधान कहता है, आरपी मौर्य नहीं कहता है, ये हमारा संविधान कहता है। अभी मैंने सुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी नई पार्टी बनाने वाले हैं। अब बताओ, इतनी पार्टी तो हो गई यार, सभी लोगों ने अपने अपने नाम की जो है पार्टी बना ली। अब एक स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी लेकर के आ जाएंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को आरपी मौर्य की बात नहीं समझ में आएगी। एक ऐसे नेता हमारे दिल्ली में एक बार आए थे, तो उन्होंने कहा कि यार आरपी मौर्य छोटा व्यक्ति है, उम्र में भी छोटा है, तो हम अगले के संगठन में क्यों जुड़े। तो हमने कहा साहब सॉल्यूशन मेरे पास है। हमने इन लोगों का गठन कर दिया और हमने कहा कि अपना संगठन ले आइए, साथ में मिलकर के काम करते हैं, लेकिन नीति, सिद्धांत और उद्देश्य एक होना चाहिए। उससे अगर भटकोगे तो ये समझिएगा कि फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और उन्होंने और आगे चल करके उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया इन लोगों का, लेकिन काम जब करने की बारी आई तो वो चुप बैठ गए, घर में काम नहीं कर पाए। अब आप सोचिए कि अलग अलग बन करके उठक बैठक करेंगे, लेकिन जब साथ आने की बात होगी तो मैं फिर कहूंगा इनकी नानी मर जाती है। ये शब्द बड़ा कड़वा है। अब इसके पीछे इनका क्या स्वार्थ है। नहीं, दूसरे एंगल से आप सोचिए कि आपके समाज के नेताओं की रोटी किसके ऊपर सिक रही है। आपके ऊपर सिक रही है, आपके वोटों पे सिक रही है, और उसी समाज की बात हम भी कर रहे हैं। तो टकराव होगा नहीं होगा? टकराव निश्चित तौर पर होगा, और आपको ही सही और गलत का निर्णय लेना पड़ेगा। या तो इन नेताओं को खत्म कर दो और या तो इन नेताओं को साथ ले लो। ये निर्णय आपको लेना है। अगर जिस भी नेता के साथ आप जुड़े हैं उनका हाथ पैर पकड़ करके समझाइए और बिठाइए। अगर आपका आदेश आता है तो लखनऊ में 2018 में हमने एकीकरण का जब काम किया
तो आज 2022 में भी हम करने के लिए तैयार हैं। जब कहेंगे तब हम घोषणा कर देंगे, लेकिन लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि हम समझा समझा के थक चुके हैं। अब समझाने के लिए हमारे पास न वक्त है और न ही दिमाग है। और आप अगर इन पर चिंतन मंथन में लगे रहते हैं तो आपके समय और पैसे की बर्बादी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मैं देख रहा हूं एक चीज और सोशल मीडिया पे, बीजेपी से 8-10 प्रत्याशी जीते हुए हैं मौर्य समाज के, और वहीं पर समाजवादी पार्टी से भी जीते हुए हैं। अब हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं, बधाई देते फिर रहे हैं। मतलब हारे हुए कैंडिडेट की चिंता नहीं है, अब जीते हुए कैंडिडेट को बधाई दे रहे हैं। मतलब जो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य थे वही स्वामी प्रसाद मौर्य ही हैं। अगले 5 साल के अंदर इनके साथ वही दुर्गति होगी, तो फिर आप जो है सर पे हाथ रख करके बैठ जाइएगा और कहिएगा ओ हो बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि से काम लेने की जरूरत है साथियों। अगला स्टेप जो है, हमारी 10 तारीख का इंतजार था, और इस इंतजार के बाद अब आगे की रणनीति भारतीय राष्ट्रीय पार्टी तय करेगी। देश के अंदर जितने भी अच्छे नेता हैं उन सबका भारतीय राष्ट्रीय पार्टी स्वागत करती है, और उन सबको ससम्मान पार्टी में ज्वाइन होने के लिए आह्वान करती है। भटकने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, आपके समाज के नेता इतने बुद्धिमान हैं, बिलसी विधानसभा में अभी तक कोई मौर्य नहीं खड़ा था। जब हम लोग वहां पे बिलसी में बहन शिल्पी साक्या जी को उतारे, और ये देख करके उतारे कि ये पॉइंट पे जब हम लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा टारगेट 1 सीट निकालने का है, और हम वो सीट निकाल लेंगे। लेकिन हमारे ही मौर्य समाज के लोगों ने, मैं आपको बताऊं जो नेता की कैटेगरी में है, 5 नेता बिलसी विधानसभा से उतर गए। बाप सोचिए जरा, कितनी बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया आपने। भाई दुनिया गंदी हो, दुनिया बीजेपी कांग्रेस के पीछे घूम रही है, दुनिया दलाली कर रही हो, लेकिन आज ये आपको पता है कि आरपी मौर्य दलाली के नाम पे मतलब सख्त नफरत है। आरपी मौर्य को किसी के पीछे चलने से सख्त नफरत है, और पीछे उसके चलते हैं जो वास्तव में नीतिबद्ध होता है, जो वास्तव में सम्राट अशोक को फॉलो करता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को फॉलो करता है, मानवतावादी विचारधारा को लेकर के चलता है, विश्व गुरु को अपना गुरु मानता है। हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा के पीछे चलने के लिए हम मजबूर नहीं हैं, और उनसे ज्यादा टैलेंट, उनसे ज्यादा योग्यता रखते हैं, लेकिन बस समय का इंतजार है। तो 5 मौर्य वहां पर उतर गए। अब बताओ उसमें मेरी क्या गलती है। इनको यहां पर परीक्षण करना चाहिए कि मान लेते हैं कि बहन शिल्पी साक्या जी चुनाव मैदान में हैं, तो मेरे में लाख कमियां हो सकती हैं। आरपी मौर्य बहन शिल्पी साक्या जी के लिए जब लड़ सकता है, तो आपकी बेटी और बहू के लिए भी तो लड़ सकता है। हमारे में लाख कमियां हो सकती थी, क्योंकि हम थोड़ा उल्टा बोल जाते हैं, लेकिन बहन शिल्पी साक्या जी में कौन सी कमी थी जिसे हराने के लिए बीजेपी से, जिसे हराने के लिए समाजवादी पार्टी से, जिसे हराने के लिए बसपा से, जिन्हें हराने के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों को उतारा गया। क्यों? इतनी समझ आपके अंदर नहीं है। तो ऐसे लोग जो गलती कर रहे हैं, इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक भी है बीजेपी की जीत, और भविष्य में ये गलती ना करें ऐसी उम्मीद हम रखते हैं साथियों। और बहुत सारी बातें हैं करने को, और कुछ हमारे भाई लोग जो है लाइव ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश पूरी तरह वैकेंट हो चुकी है, और बीजेपी को अगर शिकस्त देनी है तो निश्चित तौर पर आपको बीआरपी को ही आगे लाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी टक्कर में नहीं है, न टक्कर दे पाएगा। क्योंकि जब हम सिंगल नेतृत्व की बात करेंगे, एक व्यक्ति के नेतृत्व की बात करेंगे, तो बीजेपी से आप कभी टकरा नहीं पाएंगे। चलिए, आपने सोनू जी डिक्लाइन किया है, और अगर कोई भाई लाइव आना चाहते हैं जो हमें देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका स्वागत है। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार खड़े हैं। कोई नेता आपको बुलाता नहीं, भी बता दूं आपको मैं। अपनी अपनी बात करके वो निकल जाते हैं, ना तो फोन नंबर उपलब्ध होता है, और ना ही आपसे बात करने के लिए तैयार होते हैं,
और ना ही उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। और जो साथी लोग बात कर रहे हैं कि भाई भविष्य में किसको वोट दिया जाए, पहले कर्म करिए, मेरा आपसे निवेदन है, और भविष्य में वोट देने का विकल्प भी हम लोग लेकर के आ जाएंगे। और आप जैसे लोग ही, युवा लोग ही मैदान में होंगे। आरपी मौर्य को वोट नहीं करना है, भारत को वोट करना है, भारतीय जनता को वोट करना है, स्वर्णिम भारत को वोट करना है, देश की खुशहाली के लिए वोट करना है। और संभवतः अगर आप लोगों के प्रश्न ना हो तो मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज हो गई हैं और आप लोगों ने लगातार साथ सहयोग बनाए रखा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी समाज से बनती है, नेता समाज से बनता है, नेता से समाज नहीं बनता है। और अगर नेता भटक जाए तो उसका पतन कर देना चाहिए, दूसरा नेता पैदा कर लेना चाहिए, अगर भविष्य में आपको कुछ करना है तो। और अगर नेताओं की गुलामी आप करेंगे, नेताओं की बात को लेकर के आप बैठे रहेंगे, उनसे आई लव यू के चक्कर में फंसे रहेंगे, तो मैं बता दूं आपके समाज का पतन होना तय है। आइए सोनू जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं सोनू जी? सोनू जी स्वागत है आपका, कहिए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। जय भारत सबसे सर। पहले तो अपना परिचय दीजिए सोनू जी। सोनू नाम है आपका? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज मेरी आ रही है आवाज आ रही सर? है अब तक? जी सर। हेलो। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, स्लोली स्लोली। जी सर, मैं अमन बोल रहा हूँ सर, अमन मौर्य। अच्छा अच्छा, अमन जी बिल्कुल स्वागत है आपका। जय भारत जय सम्राट सर। जय भारत जय सम्राट। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर वो मैडम जी के साथ आए थे ना, ज्योति मैडम जी के साथ। अच्छा, दिल्ली से बात कर रहे हैं, ओके ओके, बिल्कुल बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। आपके साथ सारी बातें बिल्कुल सही हैं, और सब बातें हमें हम्म, अच्छी भी लगी। और ये चीज होनी भी खैर बहुत जरूरी है सर। जी। जब तक ऐसा नहीं होगा ना, हर हम्म, कोई कांग्रेस बीजेपी के पीछे भाग रहा है। हाँ जिसको देखो आज हर कोई इन्हीं के गुणगान गा रहा है, राम मंदिर के, जी योगी बिल्कुल। जी के, और आईपी ये जी आपके स्वागत है मोदी जी आपका। के। जय जी, जय भारत साथियों, जय भारत। जय भारत सर, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया है। हाँ, आज के अमन जी नतीजे की के। बात हो जाए, 2 मिनट 1 मिनट दीजिएगा सर। अमन जी बताएं प्लीज, हाँ क्या कह रहे जी हैं? जी। बाकी सर मैंने काफी लोगों को समझाया भी है, इस बारे में बात भी करी है। हम्म एक बारी कर रहे हैं हमारे सुरेश सर, हम्म हम्म, उनसे एक बारी बात करा देंगे। हाँ बिल्कुल करवाइए। हमारे यहाँ के छोटे से अध्यक्ष एक हमारा भाई है, वो आपका, वो थे पार्टी में, थे वो कांग्रेस की। जी। हाँ जी। तो मैंने उनसे भी बात करी थी, सचिव हाँ थे वो कांग्रेस पार्टी के। अच्छा। हाँ जी। तो बाकी उन्होंने कहा था भाई मैं एक बारी मिलना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा, तो मैंने बता दिया आपके बारे में। हाँ तो हाँ आपका बिल्कुल। नंबर भी दे दिया है सर। जय भीम सर। एक बारी अगर आपके पास कॉल आए तो सर बात कर लेना। हम्म, 1 मिनट सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बताएं अमन जी। जी सर, मैंने नंबर दे दिया है सर, हाँ हाँ बिल्कुल। आपसे बात करने ठीक के है, लिए। हाँ ठीक है, बताएं आईपी भैया, बताएं कैसे हैं बाकी आप? हम आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ हैं, पर हर एक चीज बहुत पे। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल लगिए, कारवां बढ़ाइए। जी सर। ठीक है, हाँ बाकी आईपी जी बताएं कारवां कैसे हैं सर आप? एकदम, कारवां सर सुपर फास्ट बढ़ेगा एकदम। अच्छा, जी। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में बुरी तरह जो मतलब प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर आई हुई है? उत्तर प्रदेश में हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी जनता है, इस हम्म चुनाव से सबक ले। हम्म पूरी तरह सबक ले ले, अगले बार गलती ना करे। हम्म बीआरपी के साथ आ जाएं, तभी कुछ हो हम्म, सकता है, तभी हम बीजेपी को मात दे सकते हैं। बिल्कुल।
बीआरपी के ये अलावा जो कोई नेता भारतवर्ष बिखरे में हुए हैं ऐसा इनके विकल्प संबंध में नहीं क्या है। कहना है आपको? किसके संबंध में सर? ये जो नेता बिखरे हुए हैं, समाज के नाम पर वोट इधर उधर बांट रहे हैं, इनके संबंध में क्या कहना है आपका? इनके संबंध बस दो शब्द ये कहना है कि इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, जनता को समझना होगा हाँ, कि असली हाँ। नेता असली पार्टी कौन है हमारी। हम्म। इनकी इन नेताओं को जनता ने त्याग दिया है, इसका मतलब कि ये नेता इन नेताओं का कोई मतलब नहीं है। मतलब है जनता का, जनता को बताना है, जनता बीआरपी को अच्छी तरह समझ जाएगी। जी 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 जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कौन साहब है लाइन पे? अपना परिचय बताएं प्लीज। सर मैं खूबचंद अहिरवार हूँ, जिला महोबा से। अच्छा, अहिरवार साहब, वेरी गुड, स्वागत है आपका। जी सर, जय भीम सर, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप? सर मेरा मानना है कि जो है हमारे समाज में दलित और पिछड़ा वर्ग के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो दलालगिरी करते हैं अन्य पार्टियों जी। में, जैसे जी तो मुझे नहीं लगता कि सर जब तक इनकी दुकानदारी बंद नहीं होगी हाँ। और बीआरपी पार्टी आगे ना आए तो कुछ हम्म। होने वाला है। तो बीआरपी को आप अच्छे ये से जानते परिणाम हैं? आगे भी होते रहेंगे। इसी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको हर बार देखता हूँ मैं। मेरी तो ख्वाहिश है सर कि आप एक बार महोबा की तरफ आए तो अच्छा। बड़ा सौभाग्य है मिलेगा मेरा बिल्कुल कि बिल्कुल, आपसे बहुत मिल बहुत पाऊं। धन्यवाद आपको। तो आप किसी संगठन से जुड़े हैं? तो क्या है कि नहीं सर, मैं अभी तक बसपा में रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ बसपा से, लेकिन क्या है कि बसपा में सर बहुत ज्यादा दलाली होती है बड़े बड़े नेताओं के थ्रू, तो मैंने छोड़ दी थी। हाँ हाँ। तो मैं अच्छा, ठीक अभी है। इस आप चुनाव में बीआरपी मैं ज्वाइन करिए, गया आपका नहीं हूँ, स्वागत है। मैंने कम किया। हाँ, और हम लोग जो है कर्मा को आगे बढ़ाते हैं मिल करके। बिल्कुल सर। सुरेश जी, स्वागत है बिल्कुल आपका। सर, बिल्कुल। जय भारत सर। सभी कहिए, साथियों क्या को जय कहना चाह भारत। रहे हैं? जय भारत सर जी, जय भारत। सभी साथियों से कि हर व्यक्ति मिलकर कहीं ना कहीं बीआरपी का साथ दे। बीआरपी ही एक ही विकल्प है जो कहीं ना कहीं हमारे देश को स्वर्णिम युग ला सकता है। बाकी तो अन्य या हो या नेता हो, वो अपनी केवल रोजी रोटी चला रहे हैं। बाकी ना समाज से लेना देना है, ना ही देश से लेना कोई देना है इनको। बिल्कुल ये लोग केवल अब बिल्कुल इनकी जो बुद्धि है पूरी खाली हो चुकी है, न कुछ कर पाए हैं न कर पाएंगे आगे। अब केवल एक ही मतलब है बीआरपी। अगर बीआरपी आती है तो मैं मानता हूँ कि हमारा स्वर्णिम भारत फिर से आ जाएगा, वरना ये दलाली और मक्कारी करते रहेंगे। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। जय भारत सर, जय भारत। थैंक यू। शैलेंद्र जी, स्वागत है, स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को भी जय भारत सर। कहिए कहिए सुरेश जी, कहिए, कंटिन्यू। तो मेरा यही मुख्य मानना है। और देखिए अभी जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में हमें तो बहुत बड़ी सीख मिली है कि अगर ये जीत रहे थे तो ये का घपला होती है। अगर ये जीत रहे थे, भाजपा जीता है, तो ये हर जगह से ये लाख मौका क्यों खाए? ये केवल जनता को गुमराह किया गया है और जनता को क्या है मनगढ़ंत ये इनकी जो मशीनें चल रही हैं इनकी वजह से ये जीते हैं और ना ही इनकी वास्तविक रूप में जीत बिल्कुल है। जीत रहे हैं। 2017 में भी ऐसी ही जीत इन्होंने की थी। बिल्कुल सर। अगर इनकी सच्चाई जीत है तो ये ईवीएम मशीन क्यों लाते हैं? बैलेट पेपर से वोट कराए ना। हाँ, ये बात जो है आंदोलन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा, वो भी राष्ट्र लेवल पे आंदोलन करना पड़ेगा, तभी ये बात समझ में आएगी। नहीं तो जबरदस्त कब्जा है इनका अभी। बिल्कुल सर। नीचे से लेकर, मैं बता रहा हूँ, रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर चुनाव आयोग तक सब लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। और सब जगह इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। जी सर। आईबी सर, बताएं फिर अगला स्टेप क्या है? जी, ये अगला मौर्य समाज के नेताओं को इकट्ठा करने का कोई फार्मूला है आपके पास? सर फार्मूला देखिए, अभी उनका टकिल हो गया है सर। उनके दलाली में उनका जो समूह था उनमें ताला लग चुका है सर, समझ रहे हैं ना? अच्छा। जो अभी भाई साहब आए थे ताला की बात कर रहे थे, हाँ,
अब सर जो मौर्य समाज के नेता हैं उनमें ताला लग चुका है, वो किसी और जनता भी और पार्टियां भी उनको परख चुकी हैं, और उनका कितना बोलबाला है वो भी जनता देख चुकी है, समाज भी देख चुका है। तो उनको पूरी तरह से जनता भी नकार चुकी है, तो उनके विषय में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा जहां तक मानना है, जनता को हम एक प्राइमरी पाठशाला समझते हैं, प्राइमरी पाठशाला के बच्चे समझते हैं, क्योंकि जो षड्यंत्र मतलब पेश किया जाता है देश में ना, आम जनता को पता तक नहीं चलता है। उदाहरण के लिए जितनी मीडिया है सब क्राइम मतलब क्रिमिनल हो चुकी हैं। ये सारे के सारे मतलब एक तरीके से सॉफ्ट आतंकवाद फैला रही हैं अंदर ही अंदर, और आम जनता ये देखती है कि अरे टीवी में बोलबाला है तो जमीन पर भी बोलबाला होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी को जहां पर भी वोट मांगने जाते थे, लोगों को जूते पड़ते थे, लोग घर में बिठाने को तैयार नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, हैं? सिर्फ ईवीएम के बल पे, सिर्फ ईवीएम के बल पे। पूरे देश को समझने की जरूरत है, और लोकतंत्र का तीसरा पिलर जो चुनाव आयोग है वो भी इसमें संलिप्त है। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है देश की। सर बिल्कुल, मोदी के चमचे बन गए हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे। नहीं करे भी क्या, समस्या यहाँ पर ये है कि जैसे कोई अधिकारी हो गया है, डीएम हो गया है, या कोई रिटर्निंग ऑफिसर है, तो अपनी नौकरी बचाएगा कि इलेक्शन में वो चल करके क्रांति करेगा? क्यों करेगा क्रांति? उसको ना देश से प्यार है ना समाज से प्यार है। और अगर वो क्रांति करने के लिए बाहर आता भी है तो निश्चित तौर पर जानते हैं किसका शिकार होना पड़ेगा उसे। गोली बंदूक भी यहाँ पर चलती है खूब जबरदस्त तरीके से, मरवा भी दिया जाता है। अभी आपने देखा था ओवैसी के गाड़ियों पर गोली की बौछारें हो गई थी। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, सही बोल रहे हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल सर, स्वागत है। गुड नेम आपका? कैलाश यादव। कौन सा बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं कैलाश जी? गोरखपुर से सर। बिल्कुल स्वागत है आपका। कहिए क्या विचार हैं आपके, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सारी ईवीएम का खेल है सर। ईवीएम के खिलाफ लड़ना है? ईवीएम का ही खेल है कि बीजेपी आई है? तो ईवीएम का खेल है, जिसके लिए आप अखिलेश जी से संपर्क है आपका कि नहीं है? जी है। अगर संपर्क है तो उनको फ्रंट में लाइए। हम लोग पूरी तरह लग करके तन मन धन से इस लड़ाई को अंतिम मोमेंट तक ले जाएंगे। सर हमको एक चीज बताइए आप लोग जी। जैसे पहला चरण चुनाव हुआ, दूसरा चरण चुनाव हुआ जी, सभी लोग तीसरे चरण पे फोकस किए। हमारी पार्टी सपा जो है तीसरे चरण पे आई प्रचार करने के लिए। उसके पहले ये लोग उसी रात में ही, जिस दिन पहले चरण का चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल का, इन लोगों ने उसी टाइम हार मान लिया कि हमारी बीजेपी जा रही है यूपी से। बीजेपी जा रही है तो इन लोगों ने उसी दिन से खेला करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा एक चीज हमको बताइए बिल्कुल। क्या और पश्चिम में सबसे ज्यादा सीटें लाए? पश्चिम से ही ये लोग खेलना स्टार्ट कर दिए। क्या बनारस में डीएम और एसएसपी कप्तान जो भी हैं, क्या ईवीएम कूड़े के गाड़ी से ही ले जाया जाता है? इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से खेला किया है। नहीं, बात ये है कि देखिए, जब आप ईवीएम की बात आप कर रहे होते हैं तो ईवीएम स्ट्रांग रूम में भी रखा जाता है ना जी, और ये सब अधिकारियों के अंडर में रहता है। अगर अधिकारियों को कैडर दे दिया गया कि तुम्हें रात को क्या करना है, तो वो अधिकारी चुप रहेंगे, मतलब किसी तरीके पीछे रहेंगे। दूसरी बात, जो वहां पे ड्यूटी पे तैनात पुलिस बल है या जो पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, वो डीएम और एसडीएम के सामने बोलेगा क्या? संभव ही नहीं है। अगर उसके मुंह में टेप लगा दिया जाएगा तो वो खड़ा खड़ा देखता रहेगा, चाहे ईवीएम बदली जाए, चाहे तोड़ी जाए, चाहे कुछ और भी किया जाए, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई नहीं रोक सकता उसको। कैंडिडेट तो वहां पे रहते नहीं है, नहीं, या कैंडिडेट के एजेंट तो वहां पे रहेंगे नहीं जो उसको देखेंगे या रोक लगाएंगे। जब कहीं गाड़ी से इधर उधर लाएंगे ले जाएंगे तभी रोक सकते हैं ना। जी 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 जी। तो आप अखिलेश यादव जी को तैयार करिए इस लड़ाई के लिए, क्योंकि अगर अस्तित्व मिटाना है तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा, नहीं तो अस्तित्व तो अब देखो, देख ही रहे हो कहां पर पहुंच चुका है, खत्म हो और गया। आगे भविष्य में बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। लोकतंत्र भैया नहीं है। हमारे गोरखपुर की 9 सीट थी,
9 सीट में ये नहीं कोई कह रहा था, 1-2 बीजेपी के खाते में जा रही थी, 1-2 सीट जा रही थी, लेकिन यहाँ की सारी सीटें चली गई। ग्रामीण, गोरखपुर ग्रामीण देख लीजिए, यहाँ से प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। इन्होंने देख करके सारा काम किया और सारी सीटें लेना भी नहीं चाहते हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ, वो उतनी सीट लेना चाहते हैं कि सरकार उन्हीं की रहेगी, बाकी आप उछल कूद करते रहिए। जी एकदम। जी साहब बताएं, आप कौन साहब हैं, अपना परिचय दीजिए प्लीज। आपका चेहरा जो है बैक साइड में है, पंखा दिख रहा है, नहीं बोलना चाहते हैं? कोई बात नहीं। अरे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप जो है एक डिबेट में आप बैठे हैं। मीडिया वाले तो दिखाने से रहे, वो तो उन्हीं नेताओं के आगे पीछे लगे रहते हैं। कहिए साहब, कौन सा बात कर रहे हैं आप? सब ठीक है, आप लोगों की सुन रहा हूँ, सब अच्छा है। सुन रहे हैं? सब एक ज्वाइंट हो, हाँ ज्वाइंट सब हो तब तो। हम ही लोग तो पिछड़े हैं। बाकी कहाँ से बोल रहे हैं सर जी? बेंगलोर से। अच्छा, बेंगलोर से बोल रहे हैं। क्या नाम सर जी आपका? प्रदीप कुमार कुशवाहा। अच्छा, कहिए कुशवाहा जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? सब अच्छा है। यूपी से बिलोंग करते अच्छा, हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश 2000 चुनाव के परिणाम पर? अरे भैया, हम सब लोग तो एक ही रथ में चल रहा है, समझाने पर भी आदमी नहीं समझ रहा है, वो भी ज्यादातर हम लोगों में। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। एक्चुअली लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं ना, इसलिए जब अरे हम एक करने समझ की भी बात जाएंगे करोगे तो जब दूर भागते हैं। हम समझ भी जाएंगे जब ईवीएम से चुनाव होगा तब भी कोई मतलब नहीं बनेगा। मेन मुद्दा ये है कि हमें ईवीएम के लिए लड़ना है। ईवीएम तो बहुत, हमारे बनारस में ही ऐसा हुआ। पीछे से दीवार तोड़कर निकाल लिया गया था जी, लेकिन हम लोग फिर नहीं गए। हाँ, पीछे रास्ते से दीवार तोड़कर निकाला गया था। लेकिन अब क्या करें हम लोग। चलिए ठीक है, हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। और यादव जी आपसे पुनः मैं निवेदन करूंगा, आवाज उठाइए सर, इसके खिलाफ आवाज हाँ जी, उठाइए आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप कह रहे हैं कि अब इस पे क्या किया जाएगा? इसके खिलाफ जैसे मीडिया तो दिखाने से नहीं रही, मीडिया तो नहीं दिखाएगी, इसके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए भैया, सभी लोग उठाइए इस पे। नहीं उठा रहे हैं हम लोग, देखिए तभी तो मुद्दा रखते हैं ना। बात ये होती है, बोल रहा सुनिए, बात ये होती है कि जैसे अभी हम लोगों ने पार्टी को स्टैंड किया है, ठीक है जी जी, बात समझिएगा। तो चुनाव आयोग की नजरों में हम लोग छोटी पार्टी आते हैं, छोटी पार्टी में आते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग आर्गुमेंट करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये सब सही नहीं है जी, समझ रहे हैं ना। बड़े लोग बोल नहीं रहे हैं, तो बड़े लोगों का बोलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। भले वो आगे फ्रंट पर ना लड़े, लेकिन वो विरोध में उनका रहना जरूरी है, तब वो विरोध दर्ज होता है। जी 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 एकदम। अब चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए अखिलेश यादव या मायावती जी आएंगे, तो लड़ने के लिए हम ही लोग आएंगे, क्यों आएंगे भाई? जी सही है, उनको तो आना अगर वो नहीं आना चाह रहे हैं, किसी वजह से वो पीछे रहना चाहते हैं, कोई भी उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है, लेकिन अंदर से तो इन्फ्लुएंस मिलना चाहिए। जी सही है, समझ रहे हैं ना। तो मैं इस मतलब समर्थन की बात कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बात करिए और इस जो है विरोध को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अभी और भी फार्मूले हैं हमारे पास और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कितना और किस हद तक हम पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दर्दनाक स्थिति हमारे जो मौर्य समाज के लोग हैं उनकी है। जी जी जी, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है कि बीजेपी है क्या आखिर में। जी 5 किलो राशन में और 2 किलो अनाज में अटक और लटक जाते हैं। समस्या यहाँ पर है। 5 किलो राशन 2 किलो अनाज से हमारी बच्चों की परवरिश हो जाएगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। कोई मतलब ही, नौकरी सारी छीन ले रही है, परवरिश कहाँ से दे पाएंगे? खाओ और बाथरूम जाओ, इसके अलावा और कौन सा काम बचा हुआ है? अब ये कहते हैं ना कि गुंडागर्दी खत्म। अच्छा हमको एक चीज बताइए भैया, गुंडागर्दी खत्म नहीं है, गुंडागर्दी का तरीका बदल गया है। अब समझ गए ना? हमारी बात समझिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं जी, मैं अगर जो कहीं से रोजगार नहीं मिल रहा है मुझे, हाँ,
तो लास्ट में ऑप्शन ये आएगा कि महंगाई इस तरह से है, मुझे मजबूरी बस किसी 2 नंबर धंधे को स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। मैं हर एक महीने पे मेरे बच्चे की फीस, मेरा घर का खर्च, दर दवा सारा खर्च, नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा, आप ही बताइए। बिल्कुल नहीं चलेगा। जितने बेरोजगार हुए हैं और जितने नए लड़के नौकरी देखने के योग्य हो गए हैं, 5 साल में नौकरी नहीं मिलेगी, रोड पे छिनैती करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे अपना खर्च निकालने के बिल्कुल लिए? करेंगे, गुंडा बनाने का ही प्रयास जारी है। इस यहाँ तक नहीं लोग सोच पा रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि हमको 5 किलो अनाज, 2 किलो चावल ये सब मिल गया, बस इसी में मौज है। बच्चे की नहीं तो बीजेपी वाले 5 किलो अनाज के भरोसे भी नहीं है ना, वो हर तरीके से तैयार खड़े हैं। जो लोग अनपढ़ गवार टाइप के लोग हैं उनको लालच दे करके दबाया गया है, और जो लोग जागरूक हैं उनको छोड़ दिया गया। उनके लिए ईवीएम मशीन है, उनके लिए षड्यंत्र है, उनके लिए गोली बंदूक है, तमाम प्रकार की चीजें हैं जिनके तहत उनको दबाया जा रहा है। जी सर, जी सर। एक तरफ से प्रयास नहीं है, पूरी तरह मैं बता रहा हूँ देश को हाईजैक कर लिया गया है जी। और SC ST OBC के लिए कोई ऑप्शन नहीं है गुलामी के अलावा। एकदम इसलिए SC ST OBC को लग करके बहुत बड़े आंदोलन को खड़े करने की जरूरत है। इसके बाद देखिएगा सर, अगर जो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो बसपा को 1 वोट पोल नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल नहीं करेगा। जो बसपा का वोट, पर्सनल बसपा का वोट घिसता है जी, वो बीजेपी में गया। मान लीजिए बसपा ने किसी अदर पार्टी को टिकट दिया, जैसे अदर कास्ट को वोट दे दिया, जैसे ठाकुर को दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया, जी भी कास्ट होगा तो उसका जरूर 10-5 हजार पर्सनल वोट रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। वो वोट उसको मिल गया। हमारे यादव बिरादरी का, मौर्य समाज का, चौधरी समाज का, जो भी कास्ट हो, वो उसका पर्सनल कुछ वोट होता है प्रत्याशी का, वो को मिलना तय है। बसपा ने जान करके अपना बैंक बैलेंस वोट जो हरिजन बिरादरी का होता है, जी जो जी कहने पे ट्रांसफर होता है, उन्होंने ट्रांसफर करा दिया बीजेपी को। हाँ हाँ बिल्कुल कराया। अंदर से अभी सूचना भी आ रही है बीजेपी मंत्री बनने वाली हैं बहन जी। जी। यही सब हो रहा है हमारे लोग में, पढ़े लिखे नहीं, पढ़ लिख करके भी गंवार हो जाते। ठीक है, समाज अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, ज्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा और ये जो है समय परिवर्तनशील है, निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा। मेरा जो निवेदन है आप उसको कंसिडर करिएगा, आगे बात करिएगा। ठीक है सर? जी जी सर, ठीक है। चलिए IB जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और कुछ अगर कहना चाहते हैं तो स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि अब इस प्रोग्राम को बाइंड अप किया जाए। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर नमस्कार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भारत, जय संविधान।